हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर नंबर 4, भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में खाद्य सुरक्षा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम कोई वेस्ट करे। तो आज इस वीडियो में हम इस पार्ट का सारांश पढ़ने वाले हैं। जो इस पार्ट का सारांश है वो है क्या, दरअसल इस पार्ट में क्या क्या चीजें मुख्य रूप से बताई गई हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, सभी व्यक्तियों को खाद्य की उपलब्धता, सभी व्यक्तियों को खाद्य की उपलब्धता तक पहुंच और उसे खरीदने की क्षमता एवं आपूर्ति में बाधा होने ना होने को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं। सभी व्यक्तियों को खाद्य उपलब्धता तक पहुंच, यानी कि सभी जितने भी भारत में चाहे गरीब व्यक्ति हैं उन्हें खाद्य सुरक्षा, खाद्य मिल जाए, उन्हें भोजन जो है वो मिल जाए और खरीदने की क्षमता एवं आपूर्ति में बाधा ना हो। जो खरीदने की क्षमता है अगर उनकी वो नहीं है तब भी उन्हें भोजन मिल जाए, उनके खरीदने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य की उपलब्धता, खाद्य तक पहुंच तथा खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा के प्रमुख 3 आयाम हैं। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि खाद्य सुरक्षा के जो प्रमुख आयाम है वो है क्या। खाद्य की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य है। खाद्य की जो उपलब्धता यानी कि खाद्य को उपलब्ध करना, पहुंच यानी कि खाद्य तक पहुंचना, और सामर्थ्य खाद्य प्राप्त खरीदने के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता। जो खाद्य पदार्थों से खरीदने के लिए धन की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम है। तो क्या क्या है, खाद्य की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हर समय खाद्य असुरक्षा का खतरा बना रहता है। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो भारत में है भारत में नहीं, समाज में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उन्हें हर पल खाद्य असुरक्षा का खतरा रहता है। यानी कि उनके अगले समय का भोजन क्या होगा, क्या नहीं होगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, जब देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो निर्धनता रेखा से ऊपर रह रहे लोग भी खाद्य असुरक्षा का शिकार हो जाते हैं। इनकी देश में कोई प्राकृतिक आपदा से मतलब है जैसे अकाल पड़ना, सूखा पड़ना। जो बंगाल का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था वो 1943 में पड़ा था, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए थे। तो उसमें जो अमीर लोग होते हैं, इनकी निर्धनता रेखा से जो ऊपर होते हैं, थोड़े मीडियम साइज के लोग होते हैं, उन्हें भी खाद्य असुरक्षा, खाद्य प्राप्त करने के लिए परेशानियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य की कमी, खाने के खाद्यान्नों की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। यानी कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आपदा से प्राप्त खाने की कमी होती है और खाद्य की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपदा का प्रभाव यदि अधिक समय के लिए रहता है तो भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सन 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे, ये मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट, भारत के उड़ीसा राज्य में कालाहंडी व काशीपुर, भारत के उड़ीसा राज्य में कालाहंडी व काशीपुर, राजस्थान का 12 जिले और झारखंड के पालुआ जिले में सूखे के चलते प्राय अकाल की स्थिति बनी रहती है। वैसे इतना बड़ा अकाल कभी कहीं नहीं पड़ता है जितना बंगाल में पड़ा था, लेकिन फिर भी छोटे मोटे अकाल की स्थिति बनी रहती है। चाहे अकाल छोटा हो या बड़ा, जो गरीब या निर्धनता से नीचे के लोग होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है इस चीज़ से, उसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, अकाल पड़ता है, तो लोग क्यों मारे जाते हैं।
तो इसका प्रमुख कारण, इसके दो कारण हो सकते हैं कि पहले, जब खाद्य पदार्थ की कमी होगी, अकाल पड़ेगा तो कीमतें बढ़ेंगी, अगर कीमतें बढ़ेंगी तो दंगे फसाद होंगे, क्योंकि इतना पैसा कुछ ही लोगों के पास होता है, लेकिन जब चीज़ कम होगी तो जिसके पास है वो दूसरे को बेचेगा ही, तो उसके लिए दंगे फसाद होंगे। और दूसरा, कुपोषण का शिकार के कारण महामारियां बढ़ेंगी, तो इसीलिए मृत्यु अधिक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के उपरांत भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है, अतः सूखे और अकाल जैसी स्थिति का भारत पर विशेष प्रभाव अब नहीं पड़ता है। यानी कि हरित क्रांति के बाद कृषि जब काफ़ी होने लगी, उसके बाद भारत काफ़ी आत्मनिर्भर बन चुका है। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए एम स्वामीनाथन जी का। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खरीदे गए अनाज को समाज के गरीब तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? जो कोटा बांटा जाता है ना, कि राशन की जो दुकानें होती हैं उन पर गरीब जिनका राशन कार्ड बना हुआ होता है उन्हें मुफ्त में कुछ निर्धारित जो उनके लिए अनाज होता है वो उन्हें दिया जाता है। इसी को कहते हैं खाद्य वितरण प्रणाली। यानी कि निर्धनता से जो नीचे के गरीब लोग हैं सभी को, भारत में कोई किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना हो कि भोजन प्राप्त ना हो। हर व्यक्ति जिसका राशन कार्ड बना हुआ है उसे भोजन प्राप्त अवश्य होना चाहिए। यही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों से खरीदा गया अनाज के रूप में गेहूं और चावल का भंडार बफर स्टॉक होता है। भारतीय खाद्य अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती हैं। इसी मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहा जाता है? तो भारत निगम के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों से खरीदा गया अनाज के रूप में गेहूं और चावल का बफर स्टॉक। यानी कि जो भारत की सरकार है वो किसानों से गेहूं और चावल को खरीदकर उनका बफर स्टॉक यानी कि काफ़ी बड़े एरिया में उन्हें रखती है, सुरक्षित रखती है, वही होता है बफर स्टॉक। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से जो उनसे गेहूं और चावल खरीदे जाते हैं उसके लिए जब वो खरीदने से पहले ही उनका एक निर्धारित मूल्य कर दिया जाता है कि इस मूल्य से ना ही कोई चीज़, ना ही किसी भी खाद्यान्न को ऊपर लिया जाएगा और ना ही नीचे। इसी को कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यानी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, दिल्ली में मदर डेयरी द्वारा उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध व सब्जी उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। कौन सी डेयरी द्वारा किया जाता है? मदर। नेक्स्ट है, गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादक संबंधित अमूल एक सफल सहकारी समिति का प्रमुख उदाहरण है। अमूल दूध का नाम तो सभी ने सुना होगा, तो आज ये भी पता चल गया ये अमूल दूध जो सहकारी समिति है ये कहाँ की है? तो ये है गुजरात की। तो फ्रेंड्स आज हमने देखे खाद्य पदार्थों का संरक्षण चैप्टर का सारांश देखा। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बने रहें चैनल पर, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।